हे एवरीवन, वेलकम टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है और क्या ये प्रॉब्लम पोस्ट कोविड हुआ है या फिर ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर पहले से चल रहा है। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे जीएस पेपर 3 में काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज में आपको ये देखने को मिलेगा एंड इसी के साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने ये टॉपिक हिंदू से उठाया हुआ है, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, और उसमें ये बताया गया है कि ये जो इशू हुआ है हमारे देश के अंदर इकोनॉमी के क्रम्बल होने का, वो पोस्ट कोविड की वजह से नहीं है, ये हमारे कोविड के पहले से भी चल रहा है और ये कोविड के पहले से चल रहा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो उससे पहले हमारे देश में जो है इंडिया में स्लो डाउन ऑलरेडी आ चुका था और उसके प्रमाण हमें यहाँ पर स्ट्रक्चरल इश्यूज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में बांटे हुए हैं हमारे पूरे इकोनॉमी के ढांचे को। सबसे पहले वो होता है अपना रुपी एंड इन्फ्लेशन, फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट और फिर आता है जीडीपी ग्रोथ। तो जो हमारा रुपी एंड इन्फ्लेशन है उसकी अगर हम जब बात करते हैं तो जो रुपी है वो 9.3% डिक्लाइन किया है पिछले एक साल में। रुपी जो है वो एक साल में 9.3% डिक्लाइन किया और जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई है वो 2022 सितंबर में कितनी है, 7.4% है। अगर हम बेरोजगार दर की बात करेंगे तो अक्टूबर में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 7.8% रहा और आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से जो यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितना है, वो है 28.3। तो आईएमएफ का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.1% कर दिया है, जो कि 8% था हमारे 2017 तक। मतलब कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो ग्रोथ कितना कर रहा था, 8% पर ईयर के हिसाब से ग्रो हो रहा था, जो कि आईएमएफ ने 2022-23 को लेकर 6.1% कर दिया है। हम इसमें चौथा पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे, वो है ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे कि जो रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है और रशिया यूक्रेन के प्रॉब्लम के कारण अभी क्या हो गया है कि रशिया ने सप्लाई कम कर दिया है अपने जो गैस लाइन है, कहां पर, यूरोप में। और यूरोप में जब गैस लाइन जो है वहां पर प्रॉब्लम आया यानी कि जो सप्लाई है वो कम हुआ है, डिमांड ज्यादा है, तो वहां पर गैस के दाम बढ़ गए हैं यूरोप के अंदर। और गैस के दाम यूरोप के अंदर बढ़ जाने से महंगाई दर यूरोप में बढ़ गया है, जिसके कारण वहां की जो लिस्ट ट्रूस थी, पीएम थे यूके की, उनको रिजाइन देना पड़ा उनकी पॉलिसीज के कारण और ऋषि सुनक को नए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये क्या है, कुछ एक स्ट्रक्चरल इश्यूज के इंडिकेटर हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि हमारा देश और पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। बट ये क्या बात सही है और क्या ये कोविड-19 के बाद हुआ है, तो पर्टिकुलरली हम देखेंगे ऐसा नहीं है। प्रोबेबल रीजन इसके अलावा हम और भी देखते हैं, वो ये है कि इकोनॉमिक डिसरप्शन जब 2016 के 8 नवंबर 2016 हम सभी को पता है, उस टाइम पे रात को 8 बजे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन के कारण जो रुपया था हमारे देश में वो काफी ज्यादा क्या है, बंद कर दिए थे 1500 के नोट, और जब वो नोट बंद हुए तो अफरा तफरी मच गया। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम वो है देखने को मिलता है जीएसटी में रिफॉर्म लेकर आना, और जो जीएसटी में रिफॉर्म्स आए हैं उसके कारण हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ है। तो ये प्रोबेबल वन रीजन है। दूसरा रीजन हम यहाँ पर बोलते हैं वो है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का पॉइंट किया हुआ डेट फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है, तो फॉरबियरेंस का मतलब होता है कि ऐसे डेट यानी कि ऐसी उधारी जिसमें उम्मीद होती है कि आगे चलकर जो आदमी है वो थोड़े समय बाद अपने लोन को पे कर देंगे। और ये जो सबसे बड़ा फॉरबियरेंस होता है वो हमें देखने को मिला होम मॉर्टगेज में और स्टूडेंट लोन में, जो उन लोगों ने लिए थे और ये उम्मीद था कि वो लोग लोन को पे करेंगे, मगर वो लोग लोन को पे नहीं करे। तो डेट फॉरबियरेंस जो है आरबीआई के द्वारा पॉइंट आउट भी किया, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी पॉइंट आउट किया, और 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो काफी ज्यादा बढ़ गए। तो 2 मेजर रीजन है जिसके कारण हम कहेंगे कि प्रोबेबल रीजन है प्री कोविड एरा में। तीसरा फिर यहाँ पर रीजन आता है वो है एनपीए क्राइसिस के कारण कास्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, लो क्रेडिट सप्लाई। यानी कि क्या हुआ कि जब एनपीए बढ़ा यानी कि जो लोन वापस नहीं आए बैंकों के पास जो लोगों ने लिए थे, तो उसके कारण सप्लाई में प्रॉब्लम हो गया। मतलब कि जो आगे लोन देना थे बैंक को, तो बैंक ने लोन देना कम कर दिया। तो वहां पर क्या हो गया कि मार्केट में पैसा कम हो गया, और जब मार्केट में पैसा कम हो गया तो सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम होने के कारण मिसमैच हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंक में एनबीएफसी लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण। चौथा रीजन आता है वो है यूथ का अनएम्प्लॉयबिलिटी होना।
अब यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट होना वो क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा कारण है वो है कि यूथ के अंदर स्किल्स नहीं है और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है फॉर्मल एजुकेशन में इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं किए गए। आज के टाइम में देश में 5G आ चुका है, मगर हम कहेंगे कि क्या यूथ हमारा इतना पढ़ा लिखा है कि वो 5G को हैंडल करके वहां से कमाई का साधन बना सकता है, तो नहीं। हाँ, उस 5G से जो बड़ी कंपनियां हैं वो उस यूथ को जो बेरोजगार है उसको दिखा के वो अपना मोटा पैसा बना लेते हैं, बट जो वो बेरोजगार यूथ है उसके अंदर स्किल की कमी होने के कारण वो उस 5G का फायदा उठा नहीं पाते, तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ चुका है। पांचवा रीजन है वो है अपना लो मैन्युफैक्चरिंग बेस, यानी कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी कमजोर है। मतलब कि एग्रीकल्चर का डिक्लाइन होना। एग्रीकल्चर आपने देखा होगा कि 2015 के बाद काफी ज्यादा क्या है, डिक्लाइन रहा हमारे यहाँ पर। और जब एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ, यानी कि हमारे देश में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो उससे क्या हुआ कि लोग जो गांव में रहते थे वो माइग्रेट कर गए कहां पर, शहरों में। और इसके कारण क्या हुआ कि जो माइग्रेट तो करे हैं लोग मगर उनके पास स्किल नहीं है। अब स्किल नहीं है तो वो क्या बन गए, डेली वेज लेबर बन गए। तो लो मैन्युफैक्चरिंग बेस होने के कारण उन लोगों को प्रॉपर नौकरियां नहीं मिल पाए। फिर आता है इसमें छठवां पॉइंट, और वो आखिरी पॉइंट है इस पूरे क्राइटेरिया को समझने का, वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है हमारे इकोनॉमी का वो कितना हो गया, 40% तक कम हो गया अगर हम कंपेयर करेंगे 2014 से लेके 2020 के तुलना में। मतलब पहले 40% था, अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो है केवल 32%। इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट रेट का मतलब होता है कि ग्रॉस टेंजेबल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऐड करने में। ग्रॉस टेंजेबल इन्वेस्टमेंट, टेंजेबल मतलब किसी भी चीज को हम छू सकते हैं, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि पर्टिकुलरली किसी बड़ी इंडस्ट्री को इंडिया में बनाने में लगाया गया हो और उससे कोई एक बड़ी चीज बन रही हो, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रेट। तो इन्वेस्टमेंट रेट किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को बनाने में जो पहले 40% था अब वो 32% हो गया है 2020 में। तो ये ऊपर के पॉइंट्स क्या हो गए, तो ये प्रोबेबल रीजन हो गए हैं कि पूरा एक वी कैन से चक्रव्यूह बना दिया है कि हमारे इकोनॉमी का खस्ता हालत होने का। अब इसके क्या क्या मेजर्स हैं जो सरकार ले सकती है, हम यहां पर उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या मेजर है वो है अपना कि जो हमारे पॉलिसी हैं उनको हमें फोकस करना पड़ेगा रिच कॉर्पोरेशन टू लार्जर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि जो हम रिच कॉर्पोरेशंस हैं उनको ना ध्यान में देते हुए हमें अपनी जो इतनी बड़ी आबादी है उसमें ध्यान देना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ का जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हमें बढ़ाना है, ऑर्डिनरी लेबर है उसको हमें ध्यान देना है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हमें ध्यान देना है। अभी रिसेंटली आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम एग्रीकल्चर की अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ, बट मध्य प्रदेश रीजन की अकेले हम देखेंगे या काफी सारे रीजन में देखेंगे तो उनके लिए जो खाद देनी चाहिए वो खाद उनको प्रॉपर समय पर नहीं मिल रही है। अब खाद अगर उनको प्रॉपर समय पर नहीं मिल रही है तो क्या है, किसान परेशान है। अगर खाद नहीं मिली समय पर तो किसान अपनी बोनी नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा इस टाइम पे तो उसको पानी की जरूरत होगी, है ना। तो इस कारण से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे बड़ा नीडफुल मेजर क्या है, स्मॉल बिजनेसेस पे फोकस करना, फार्मर पे फोकस करना और ऑर्डिनरी लेबर पर फोकस करना। देन ऑब्वियसली हमें कैपेसिटी बिल्डिंग को आगे बढ़ाना है, हमारे यूथ को स्किल बनाना है और इसी के साथ साथ वेलफेयर मेजर्स जो हैं बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करना है। अब क्या ये सरकार नहीं करती है, क्या हम कहेंगे कि सरकार ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका आंसर होगा नो। सरकार प्रॉब्लम को फेस करने के लिए स्कीम्स बनाई हुई है, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि अपने कोविड के टाइम आया था, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये क्या है, आवास योजना में घर देना है, आयुष्मान भारत योजना में उनके लिए इंश्योरेंस की तरह उनको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इलाज होते हैं उनको फ्री करवाना। तो ये सब चीजों के लिए अपनी सरकार ने उनको प्रावधान दिए हैं, बट क्या ये प्रावधान पर्याप्त है, तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में हमें क्रेडिट सप्लाई को बढ़ाना है जिससे कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, रैशनलाइज होंगे। और जब हमारे जो सरकारी बैंक के पास पैसा आएगा तो सरकारी बैंक जो है जनता तक पैसा पहुंचाएगा इन टर्म्स ऑफ लोन, है ना। तो ये क्या है, कुछ मेजर्स हैं जो कि लेना जरूरी है। आखिरी में हम बोलेंगे, अगर हम बड़े रूप में बात करते हैं तो हमारे देश में एफडीआई का अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। मोदी जी जगह जगह घूमते हैं, काफी सारे काम भी हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं हम कह सकते हैं, और तेल भी हमें फ्री में मिल रहा है या फ्री कर रहे हैं, कम में मिल रहा है, बट वो भी इनफ नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर हमें ध्यान देना होगा, हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस जो है इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, एशिया इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, तो ये सब जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट पहुंचाते हैं यानी कि देते हैं हमारे देश में, इन सब से हमें क्या है अब लेने का आवश्यकता है, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है लार्जर पर्सपेक्टिव में।
गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो हमने क्या देखा, नीडफुल मेजर्स में इन सब चीजों पर ध्यान देने की बात है। अब व्हाट इज द कंक्लूजन? अब कंक्लूजन क्या है? तो देखिए, रिसेंटली हमारे यहां पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दी गई है। व्हाट इज दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? तो देखिए, कोई भी जितना प्रोडक्शन करेगा, यानी कि जितना पैदा करेगा कोई भी सामान, उसके हिसाब से उसको उतना इंसेंटिव दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ये जो है वो दी गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा। सरकार ने कई सारे स्किल प्रोग्राम भी निकाले हुए हैं कोविड लेड वेलफेयर मेजर्स के जरिए, जिसमें सरकार जो है यहाँ पर इंडिया को एक रियलिटी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता है। इंडिया का जो करंटली ऑलरेडी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में हम कहेंगे कि ऑलराउंड अगर हम देखेंगे तो इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है, बट इंडिया में पोटेंशियल है। जब भी आप मेंस का आंसर लिखो तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये वाला जो इसमें लिखा है कि हैज इट हैज पोटेंशियल, इंडिया हैज पोटेंशियल, इंडिया में पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल होने के कारण इंडिया में यह भी देखना पड़ेगा कि इंडिया को उतने तेजी रफ्तार से काम भी करने की जरूरत है हमारे सरकार के लिए। सरकार काम कर रही है मगर अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं कर रही है, और जो भी रेड टेपिज्म देखने को मिल रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उस काम को अंजाम देना पड़ेगा भारत सरकार के लिए या फिर राज्य की सरकार को। अब ये हमारा एक पूरा टॉपिक था जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया था, और वो एक क्वेश्चन था 2020 का। अब आप ध्यान दीजिए, ये 2020 में क्यों पूछा? तो उसका कारण था कि उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी है काफी ज्यादा दिक्कत में थी, और क्वेश्चन क्या पूछा कि आफ्टर 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, मतलब कि जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ऑप्शन में आता है वो है वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देखने को मिला था अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या कम हो गई थी, पहला ऑप्शन। दूसरा, जो परसेंटेज शेयर है रूरल एरिया का वर्क फोर्स के अंदर वो एकदम से बढ़ गया। तीसरा, रूरल एरिया के अंदर जो ग्रोथ है नॉन फार्म इकोनॉमी का वो बढ़ गया, यानी कि जो खेती है उसके अलावा जो गांव है उसमें दूसरी जगह पर लोग जो है काम धंधा करने लगे 1991 के बाद। तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है कि जो ग्रोथ रेट है हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट का वो कम हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू दैट यू हैव टू आंसर। अब देखिए, जब अपने यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो कुछ बातें आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम यहां पर एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट क्या करते हैं? तो यहां पर एक वर्ड यूज किया है सेकंड स्टेटमेंट में, वो है स्टीडली इंक्रीज, यानी कि जो रूरल यानी कि गांव में रहने वाले लोग हैं उनका वर्क फोर्स में एकदम से बढ़ोतरी हो गई थी। तो क्या ये स्टीडली इंक्रीज हुआ? तो ऐसे जो स्टीडली वर्ड आते हैं ना, वो हमेशा वर्ड आपके लिए क्या है, ज्यादातर गलत होते हैं। तो यहां पर भी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत होगा, और जब सेकंड स्टेटमेंट हम गलत करेंगे तो हमारा ए डी दो ऑप्शन जो है यहां पर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जब ए और डी एलिमिनेट हो गए तो हमारे पास बचता है 3 और 4 और 3 ओनली, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी चला गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि इंक्रीज हो गया है और डिक्रीज हो गया है रूरल एरिया में, तो ये भी अपना चला गया। तो यहां पर आता है अपना कि रूरल एरिया में ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी वो बढ़ गया। तो ऑब्वियसली तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो वो हमें रखना पड़ेगा यहां पर। चौथा स्टेटमेंट है कि जो ग्रोथ रेट है हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट का वो कम हो गया। तो इसको आपको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, 1991 के बाद जो हमारे यहां पर लिबरलाइजेशन हुआ तो गांव के लोग शहर में गए नौकरी पाने के लिए, और जब वो लोग नौकरी पाने के लिए शहर में गए तो रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इसीलिए यहां पर क्या होगा आपका, इसलिए यहां पर थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही होगा और बाकी सारे स्टेटमेंट यहां पर गलत होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। काफी अच्छा टॉपिक है आपके लिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपके लिए यहां पर हो रही है। किसी को कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज रहता है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल तारकेश्वर जैन PSIR पर पूछ सकते हैं, और किसी के भी कोई डाउट है वो आप मेरे से पूछेगा। गुड बाय एवरीवन।